Hello students, welcome back. Today we are here with another part of the chapter distribution of oceans and continents. ठीक है, distribution of oceans and continents chapter का हम लोग next आगे part पढ़ेंगे. Here today we are going to know about the post drift studies. Post drift studies क्या है? तो बच्चों पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज जो थी वो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वेगनर की डिस्कवरी के बाद में, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वेगनर्स के बाद में जो पीरियड था पोस्ट वेगनर्स पीरियड, उसको हम पोस्ट ड्रिफ्ट जो स्टडीज है उसमें काउंट करते हैं. हम लोगों ने नोटिस किया कि व्हेन Wagner wanted to explain the continental drift theory. What the evidences he provided to all of us. Evidences like the what we can say, the sediments, the rocks, ठीक है, the same soil and fossils, तो and the jigsaw margin of the continents. ये evidences वो सभी थे जो अर्थ के ऊपर दिखाई देते थे, है ना, यानी कि क्रस्ट के हमें ऊपर दिखाई देते थे. बट बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना था दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है इसको बताने के लिए, बिकॉज जो अर्थ है वो तो काफी डीपर पार्ट में है. हाउ इज इट पॉसिबल? बाय नोइंग सच एविडेंसेस वी कैन कम टू कंक्लूजन दैट यस, once upon a time it was completely Pangea. That by that theory all were agreed, but after how they got separated, this theory had not been provided better examples by Wagner. That's why most of the scholars were not happy by that. वो लोग खुश नहीं थे. And they started searching the fact कि और क्या रीजन हो सकता है. जैसे वैगनर ने जो थ्योरी दी उसमें हमें बताया पोस्ट ये जो पोल फ्लीज है, पोल फ्ली वॉज वन ऑफ द रीजन वाई द कॉन्टिनेंट्स गॉट सेपरेटेड, एंड सेकेंड वॉज द टाइडल फोर्स. लेकिन मानने का मन नहीं किया स्कॉलर्स का, तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1945 के बाद, ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में खोज की गई और उसके बाद उसको पता लगाया गया कि क्या चीज हो सकती है. सो द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज एविडेंस इज अबाउट सरफेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस अबाउट द सरफेस, ठीक है, हमने उनको नोटिस किया. पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ओशन फ्लोर्स. पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में अब हम लोगों ने वी प्रोवाइडेड सम इंफॉर्मेशन ऑफ ओशन फ्लोर्स, बिकॉज वो बड़ा अननोन था. अब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगी स्कॉलर्स के अंदर कि धरती के अंदर तो बहुत कुछ सर्च कर लिया, नाउ दिस इज द टाइम टू सर्च इनटू द ओशन, ठीक है. तो ओशन की सर्चिंग शुरू हुई आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो कन्वेक्शनल करंट theory had been introduced by a person. His name was Arthur Holmes in the year 1930. उसने ये थ्योरी हमको दी थी. हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन 1930 में ही हैड गिवन द थ्योरी रिलेटेड टू दैट. एक छोटा सा शॉर्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के थ्रू. उसमें उन्होंने ही डिनाइड द थ्योरी गिवन बाय वैगनर और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सेपरेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द वाटर बॉडीज है, इट मे बी नॉट दैट रीजन विच वी आर गोइंग टू एक्सपेक्टिंग इट समवेयर डिफरेंट फ्रॉम दैट. एंड फॉर दैट ही गिवन द एग्जाम्पल दैट current generated by radioactive. He had given the convectional current theory. Convectional current theory जो active होती है, that can be active by the radioactive elements. और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पर काम करते हैं? इन द मेंटल, ठीक है, ये आपका क्रस्ट पार्ट है, तो ये इसके नीचे वाला पार्ट में मेंटल में ये लोग काम करते हैं. यानी कि हियर ही वांट टू एक्सप्लेन द बबलिंग ऑफ मैग्मा. मैग्मा जो हाई प्रेशर के कारण हीटअप होकर बबल होकर अपना रास्ता ढूंढ रहा था कहीं जाने के लिए, मतलब ढूंढता रहता है, वोल्केनिक इरप्शंस नीचे होते हैं, साइकिल है बेटा, ये चलती रहती है. तो जहाँ वीकर सेक्शन मिलते हैं वहां से वो इरप्ट हो जाती है. हमने मैंटल को पढ़ते हुए हमने कहा था कि द अपर लेयर ऑफ द मैंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर से ये एरप्ट होकर ऊपर सरफेस मतलब ओशन फ्लोर के अंदर ही, ठीक है, ओशन फ्लोर का जो क्रस्ट है उसमें एस्थेनोस्फीयर से निकलकर और वो वहां पर आ जाते हैं. ऐसे ही और जगहों पर हुआ और इसके कारण ये जो आप लोगों के ओशन फ्लोर हैं और जो कॉन्टिनेंट हैं वो सभी सेपरेट हुए. फॉर दैट ही गिवन द थ्योरी दैट इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है. ये कब दी गई? इन द ईयर 1930. नेक्स्ट इज मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर. आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर थ्योरी, आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर मैनी ऑफ द थिंग्स, मैंने कहा हम रिसर्च किया गया, तो मैनी पीपल टुक इंटरेस्ट इन टू दी
ओशन फ्लो फुल ऑफ रिलीफ इन माउंटेन। लोगों ने देखा कि हम तो ये सोचते थे कि माउंटेन एक सिंपल सीधा प्लेनर पार्ट होगा, मैदान, उस पर पानी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ही जो उनकी इमेजिनेशंस थी उनसे कहीं ज्यादा ओशन फ्लोर जो है शॉकिंग था। सो एट द ओशन फ्लोर पीपल सॉ माउंटेन्स, प्लेन्स, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं? जो गहरे खड्डे होते हैं, ठीक है। सो मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब देखने की बात यह है कि यहाँ पर मोस्टली इट वॉज लोकेटेड क्लोज टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। वॉट इट इज? दैट माउंटेन रिजेस जो ज्यादातर फॉर्म्ड हुई थी, दैट रिजेस हैड बीन फॉर्म्ड नियर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। कॉन्टिनेंट मीन्स ये कॉन्टिनेंट है और ये वाटर बॉडी है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये कॉन्टिनेंट की क्या हुई? मार्जिन, ठीक है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द ओशंस मार्जिन, ठीक है। सो लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, मिड ओशनिक रिजेस मोर वोल्केनिक इरप्शन। साथ के साथ ये फीचर देखा गया कि जो मिड ओशनिक फ्लोर्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनोज बहुत ज्यादा फटते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हम बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द surface of the ocean, that is the oceanic flow, ठीक है। nothing we have to look after about that it can be happen over the continent. At present we are only talking about the oceanic floor because after post world war theory many of the people, scholars, used to search related to the knowledge getting from ओशंस, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड वो नॉलेज के लिए उन लोगों ने सर्च किया। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो रिजेस बनेंगी वो कहाँ बनेंगी? कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास में, ठीक है। मिड ओशनिक रिजेस मोर वोल्केनिक इरप्शन, डेफिनेटली वहां पे इरप्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो वीकर लाइन होगी। वीकर लाइन जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों जुड़े तो ये क्या हुआ? वीक पॉइंट हो गया। वहां पर क्या होगा? वहां पर ज्यादातर वो चीजें बार बार क्रिएट होंगी, यानी कि वहां पर हम लोगों को ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ ओशनिक रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। इसके साथ साथ ये थ्योरी भी पता लगाई गई कि ओशन के अंदर जो रॉक्स हैं दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। हाउ? बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होकर वो जो लावा है वो बाहर, मतलब वो हमारे समुद्र के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ अंडर वाटर हो रहा है। तो वो लावा निकलता है, वो सबमर्ज होता है, फिर वो बाहर कूल डाउन होता है और कूल डाउन होकर वो वहां पर पूरा सेडिमेंट्स की तरह जमता चला जाता है, फैलता चला जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो नया फ्लोर क्रिएट हो गया, यानी कि उसकी एज एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स हम मेजर करें तो कहीं कम है, ठीक है। रॉक्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रिस्ट आर हैविंग सिमिलैरिटीज एज मटेरियल एंड एज। जो पानी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, वो वॉल्केनिक इरप्शंस किस तरीके से होते रहते? वो वॉल्केनिक इरप्शंस आप लोगों के अकॉर्डिंग टू दी व्हाट वी कैन से दैट ये इरप्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। ये इरप्ट होने से क्या हुआ? जो भी इरप्शन होगा वो इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा। तो यानी कि माउंटेन के दोनों साइड में ये देखा गया कि सेम एज और सेम मटेरियल के ही रॉक्स वहां पर मिले हैं, जो हमको प्रूव करते हैं कि हाँ, जो मिड ओशनिक पार्ट में इरप्शन के बाद में ओशन फ्लोर बने हैं, दे आर मच यंगर देन दी कॉन्टिनेंटल रॉक्स। इज दैट क्लियर टू यू? ओके बच्चों, तो आज हमने पोस्ट स्टडीज